राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हर सौतेली माँ सौतेली नहीं होती, एक माँ और बेटे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शकुंतला और सुनीता दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। शकुंतला की शादी को काफ़ी समय हो गया था। उसका एक 4 साल का बेटा था। शकुंतला बहुत बीमार रहती थी और अब शकुंतला का अंतिम समय आ गया था। इसलिए वह अपनी बहन सुनीता का हाथ पकड़कर कहने लगी, सुनीता, अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने जीजा से शादी करके तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। अब बड़ी बहन के कहने से जो सुनीता थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन बड़ी बहन तो गुजर गई। बड़ी बहन के गुजर जाने के बाद अब सुनीता ने ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी बहन की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अपने से 15 साल बड़े जीजा से शादी करनी पड़ी। शादी के 3 साल बाद सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बहन को देखकर मन्नू, जो उसकी बहन का लड़का था, बड़ा खुश हुआ। मन्नू अपनी बहन से 9 साल बड़ा था, इसलिए वह अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। आरती करीब 1 साल की थी जब सुनीता जो 12th की पढ़ाई कर रही थी। सुनीता जब एग्जाम देने जाती और तब तक लौट कर नहीं आ जाती, तब तक मन्नू, उसकी बहन का जो लड़का था, वह अपनी छोटी बहन आरती को संभालता और उसका ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता अब 4 बेटियों और एक बेटे की माँ बन चुकी थी। मन्नू को मिलाकर 6 बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता ने बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। सुनीता ने अपनी बहन के बेटे और अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था और न ही उसने कभी अपने बच्चों को यह बताया कि मन्नू उनका सौतेला भाई है। बताती भी कैसे, वो कोई मन्नू की सौतेली माँ नहीं थी, बल्कि वह तो मन्नू की सगी मौसी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सभी भाई बहन हंसते खेलते एक साथ बड़े हो रहे थे। अब मन्नू तकरीबन 17 साल की उम्र में आ गया था और आज पहली बार वह अपनी बहन आरती को लेकर अपने ननिहाल गया। मन्नू का ननिहाल उसके पैरथक गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता था। ननिहाल के करीब 9 किलोमीटर पहले ही बस स्टैंड पर उतरना पड़ता था। वहां से किसी टेम्पो या तांगे से उन्हें ननिहाल जाना था, लेकिन बस लेट पहुंचने की वजह से सभी टेम्पो और तांगा वाले जा चुके थे। शाम काफ़ी हो गई थी। ननिहाल तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा था। बस स्टैंड पर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई वाहन नहीं मिला, तब मन्नू ने आरती से कहा, आरती, यहाँ कोई वाहन नहीं है, अब तो हमें यहाँ से नानी के घर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। आरती ने कहा, ठीक है भैया, और कहकर जो मन्नू आरती का हाथ पकड़कर अपने नानी के घर की ओर चल दिया। अभी धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। लगभग 500 मीटर चलने के बाद बस्ती पीछे छूट गई थी और एक सुनसान रास्ता शुरू हो गया था। पतली सड़क के दोनों तरफ फसलों से भरे हुए खेत थे। आसपास खेतों से झींगुर, कुत्ते, बिल्ली और जंगली छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ें तेज हो गई थी, जिससे आरती को काफ़ी डर लग रहा था। 8 साल की उम्र में सर्दियों के दिन अंधेरे सुनसान रास्ते पर डरावनी आवाज़ों के बीच 9 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना आरती के लिए तो बहुत मुश्किल था। फिर भी वह डरी सहमी आरती अपने भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चली जा रही थी। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मन्नू ने कहा, आरती, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आरती ने कहा, हाँ भैया, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। कुछ देर शांत रहने के बाद मन्नू ने कहा, आरती, तुम थक गई होगी, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। आरती मन्नू के जो कंधे पर बैठ गई और अपने कंधों पर आरती को और एक हाथ से कपड़ों से भरा हुआ बैग लेकर मन्नू नानी के घर की ओर चल दिया। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद वे दोनों रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में पहुंचते हैं। दोनों को बहुत तेज प्यास लग रही थी। सर्दी की वजह से वहाँ कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे। मन्नू उनके पास जाकर कहता है, भाई साहब, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर उनमें से एक आदमी घर के अंदर गया
और एक जग में पानी लेकर आया। पानी पीकर दोनों ने चैन की सांस ली। तब उन लोगों ने मन्नू से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तब मन्नू ने अपना पूरा परिचय देते हुए पूरा वृतांत कह सुनाया। वे लोग बहुत अच्छे थे। पूरी बात सुनने के बाद उन लोगों ने मन्नू और आरती को खाना खिलाया और फिर उनके लिए वहां से जा रही एक गाड़ी को रोककर उन्हें उसमें बैठाकर वहां से विदा किया। अब रात के 9 बजे आरती और मन्नू दोनों अपने नानी के घर सुरक्षित पहुंच गए थे। एक बार की बात है, मन्नू अपने पिता के साथ मेला देखने गया था। वो वहां से अपने छोटे भाइयों के लिए ढेर सारे खिलौने और अपनी बहनों के लिए सुंदर सुंदर मालाएं लेकर आया। सभी भाई बहन अपने बड़े भैया द्वारा लाए हुए खिलौने और माला और टॉप्सों को पाकर बहुत खुश हुई थी। मन्नू एक बड़ा भाई होने की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। सौतेले होने के बावजूद भी उन भाई बहनों में इतना प्यार था, शायद सगे भाई बहनों में भी इतना प्यार ना हो। यह सब सुनीता की निश्चल निष्कपट परवरिश का ही परिणाम था। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा था। मन्नू अब 24 साल का सुंदर सजीला स्वस्थ शरीर वाला नवयुवक बन चुका था। हालांकि मन्नू ने 17-18 साल की उम्र में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से उसे प्रेम हो गया था। वह लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन प्रेम करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शर्मीला स्वभाव होने की वजह से वह खुलकर एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पा रहे थे। पता नहीं कैसे उन दोनों के घर वालों को भी अपने बच्चों की पसंद के बारे में पता चल गया था, इसलिए शायद उस लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को समझा दिया था, चारों तरफ से ध्यान हटाकर अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसने ऐसा ही किया था। इधर मन्नू उस लड़की के प्रेम में इतना दीवाना हो गया था कि अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल गया और 12वीं क्लास में फेल हो गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़की जल्दी ही एक प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बन गई। इधर मन्नू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी थी। अब वह एक लड़की और उसके घर वाले मन्नू की जॉब लगने का इंतजार कर रहे थे ताकि यह रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकें, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। उधर उस लड़की के घर वाले मन्नू की जॉब के चक्कर में अब तक चुप थे और इधर मन्नू के नाना नानी को मन्नू की शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी, क्योंकि मन्नू के ननिहाल में उसके कोई मामा नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ 2 बहनें थीं। इसलिए मन्नू के नाना ने मन्नू को ही अपना बेटा मान लिया था। गर्मियों की छुट्टियों में एमए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्नू अपने नाना नानी के ही साथ रहा, क्योंकि मन्नू के नाना नानी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मन्नू की शादी हो जाए और उनकी सेवा करने के लिए एक बहू आ जाए। मन्नू के लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मन्नू के पिता हर बार यह कहकर टाल देते थे जब तक मन्नू की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाएगी तब तक वह शादी नहीं करेंगे। मन्नू के पिता जो मन्नू को हीरा बोलते थे, क्योंकि मन्नू सचमुच में भी अंदर से भी हीरा ही था। मन्नू के पिता को अपने बेटे पर बहुत नाज था। उनके लिए मन्नू उनकी पहली पत्नी की इकलौती संतान था और उसकी निशानी था। इसलिए वह अपने लाडले बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील और शिक्षित बहू लाना चाहते थे। लेकिन शायद मन्नू की किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि मन्नू के नाना मन्नू और उसकी बहू को अपने साथ रखना चाहते थे। इसलिए वो मन्नू के लिए एक ऐसी बहू लाना चाहते थे जो उनके साथ गांव में रह सके, उनके कच्चे मकान की लिपाई पुताई कर सके, चूल्हे पर खाना बना सके। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था, अगर मन्नू की पढ़ी लिखी और अमीर घराने की बहू आ गई तो वह उनके साथ कभी नहीं निभा पाएगी। इसलिए उन्होंने मन्नू के लिए एक ऐसी लड़की देख ली जो ना तो सुंदर थी और ना ही पढ़ी लिखी। सुनीता गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके गई हुई थी। वह अपने माँ बाप के कहने पर मन्नू के लिए उनकी बताई हुई लड़की को जो प्राइवेट तौर पर देखने गई। सुनीता के साथ सुनीता के जीजाजी भी थे। कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ना तो लड़की लड़के का किसी प्रकार का कोई मेल था और ना ही दोनों परिवारों का, क्योंकि मन्नू के पिता इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उस लड़की के पिता एक गरीब किसान। यहाँ मन्नू और उसके पिता दोनों में ही गुटके तक का ऐब नहीं था। उधर लड़की के पिता और भाई एक नंबर के शराबी कराबी और मांसाहारी
करने वाले व्यक्ति थे। मन्नू एमए पास था, वह लड़की कक्षा 5वीं पास नहीं थी और ऊपर से सामने का उसका एक दांत भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से हंसते समय वह लड़की बड़ी अजीब लगती थी। सुनीता को कहीं से भी यह रिश्ता मन्नू के लायक नहीं लगा। वह वापस घर लौटना चाहती थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने बिचौलियों से कहकर सुनीता पर अपनी लड़की को अंगूठी पहनाने का दबाव बनाया। सुनीता ने यह कहकर बात टालने की कोशिश की, अभी ना तो मन्नू ने लड़की को देखा है और ना ही घर में किसी और ने, और बिना मन्नू के पिताजी की इजाज़त के मैं लड़की को अंगूठी नहीं पहना सकती। पहले मन्नू और घर के बाकी लोग भी लड़की को देखेंगे और जब मन्नू के पिताजी चाहेंगे तब अच्छी तरह से लड़की की गोद भराई करेंगे। लेकिन बिचौलिया और लड़की के घर वाले सुनीता की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी अनपढ़ गंवार लड़की के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलता, और वह भी बिना दहेज के। उस समय मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं जो सुनीता घर पर किसी से बात कर पाती। उधर सुनीता के माँ बाप को भी यह रिश्ता पसंद था, इसलिए खुलकर इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकी। अगर सुनीता इस रिश्ते के लिए मना करती तो खुद उसके ही माता पिता और यह समाज उसे ताने देता, सौतेली माँ है इसलिए मन्नू की शादी नहीं होने देना चाहती। जैसा कि अक्सर सुनीता को छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही ताने सुनने को मिला करते थे, इसलिए सुनीता ज्यादा कुछ नहीं कह सकी और वहाँ सबके बार बार दबाव डालने पर सुनीता ने बेमन से उस लड़की को अंगूठी पहनाकर फल और मिठाई देकर हल्की फुल्की गोद भराई की रस्म पूरी की। अभी सुनीता मन्नू के लिए लड़की देखकर आई ही थी कि तेज बारिश होने की वजह से कच्चे आंगन में सुनीता की माँ का पैर फिसला और वह जोर से कमर के बल गिर पड़ी, जिससे उसकी कमर में बहुत चोट आ गई। हालांकि यह एक सामान्य घटना हो सकती थी, लेकिन न जाने क्यों इस घटना से सभी के मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि आज ही उस लड़की की गोद भराई की है और आज ही नानी को इतनी चोट लग गई। यह अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन नाना नानी ने सभी की बातों का खंडन करते हुए इस घटना को नजरअंदाज करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया। लेकिन मन्नू क्या चाहता था यह किसी ने नहीं सोचा। किसी ने भी मन्नू की पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं की। वो तो आज भी अपने दिल में अपनी प्रेमिका की ही तस्वीर सजोए बैठा था। मन्नू अक्सर अपनी प्रेमिका की याद में जो लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं ऐसे गाने गाया करता था। उसके इन गीतों में उसके दिल का दर्द साफ झलकता था। खैर, अब इन सब बातों में क्या फायदा। अब जो आरती छोटी थी वह तब नहीं जानती थी कि बहू कौन होती है और वह कहाँ से आती है। वह अपनी मन्नू भैया से बहुत प्रेम करती थी। मन्नू भैया भी अपनी सारी बहनों से बहुत प्रेम करते थे। वह सोचती थी कि जैसे लड़कियों के लिए आसमान से घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आते हैं, वैसे ही लड़कों के लिए भी आसमान से कोई सुंदर सा लड़की आती होगी, पर या देवी उतर कर आती होगी। वो तो यह भी नहीं जानती थी एक दिन बड़ी होकर उसे भी किसी के घर की बहू बनना है। खैर, ये तो आरती की छोटी उम्र की नादानी की बातें थी। लेकिन अब आरती बड़ी हो गई थी और धीरे धीरे सब समझने लगी थी। कुछ दिन बाद लड़की के भाई लड़के का घर देखने के लिए और शादी की बात पक्की करने के लिए मन्नू के घर आए। हालांकि मन्नू की फोटो देखकर और उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी के बारे में जानकर लड़की के घर वाले तो पहले ही रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन लड़के के घर जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना और लड़के के पिता से बात करना भी जरूरी था। मन्नू और उसके घर वालों को दिखाने के लिए वो लोग अपनी बहन की फोटो साथ में लेकर आए थे। सुनीता के अलावा अभी तक किसी ने भी घर में उस लड़की को नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग लड़की की फोटो देखने के लिए उतावले हो रहे थे। सबसे पहले मन्नू की बहनों ने अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहा। जब उन लोगों ने अपनी होने वाली भाभी की फोटो को हाथ में लेकर देखा तो उन्हें वह लड़की अपने भैया के लिए कोई खास पसंद नहीं आई। जिन बहनों ने अपने सुंदर भैया के लिए आसमान से उतरने वाली किसी परिया देवी के सपने देखे हों, उस तस्वीर को देखकर उनके दिलों पर क्या बीती होगी यह तो वही जानती होंगी। उन लोगों ने तुरंत अपनी मम्मी के पास जाकर वह फोटो दिखाते हुए कहा, मम्मी तुम भैया के लिए कैसी लड़की देख कर आई हो, ये तो अच्छी नहीं लग रही। तो सुनीता ने कहा कि हम क्या करें, हमारी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती लड़की को अंगूठी पहनवा दी। और फिर तुम्हारे नाना नानी की भी तो यही इच्छा है कि इसी लड़की से तुम्हारे भैया की शादी हो। फिर जब मन्नू ने उस लड़की की फोटो को देखा तो वह भी इस शादी से इनकार करने लगा। तब मन्नू के
नानी ने मन्नू को समझाया कि देख बेटा, तू शादी के लिए मना मत कर। तेरे बाप तो तेरी शादी तब करेंगे जब हम मर जाएंगे। भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, कम से कम तू ही शादी करके हमें जीते जी बहू का मुंह दिखा दे। तब मन्नू भी नाना नानी की जिद के आगे मजबूर हो गया था। मन्नू के पिता ने भी कई बार सुनीता से कहा, तुम अपने माता पिताजी से कहकर यह रिश्ता कैंसिल करवा दो और अंगूठी वहां से वापस मंगा लो। अपने पति के कहने पर जब सुनीता ने अपनी माँ से यह रिश्ता तोड़वाने की बात कही तो सुनीता की माँ ने कहा, कैसी बात करती हो बिटिया, अब हम अंगूठी वापस नहीं मंगा सकते। इतने दिन से वह लड़की हमारे मन्नू के लिए बाहें फैलाए बैठी होगी। अगर यह रिश्ता टूट गया तो समझो उस बेचारी की तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए अब अंगूठी वापस मंगाना ठीक नहीं है। घर में सभी ने कोशिश करके देख ली, नाना नानी की जिद के आगे किसी की एक नहीं चली और अंत में मन्नू का रिश्ता तय हो गया और शादी भी हो गई। यह भी सोचने वाली बात थी, शादी मन्नू की हो रही थी या फिर नाना नानी की। कुछ बुजुर्ग लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर अपने बच्चों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं और मन्नू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मन्नू के माता पिता और बहनें खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मन्नू पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा। खैर, अब सबके सोचने से क्या होने वाला था, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहता है और जो व्यक्ति की तकदीर में लिखा होता है। खैर, जो कुछ भी है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। अभी मन्नू की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि बहू को मायके से ही शिक्षा देकर भेजा गया था। तुम्हारी सास सौतेली है, बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की है, इसलिए कभी उससे दबकर मत रहना और ज्यादा कुछ कहे तो अपनी आंखें दिखाकर उसे डरा दिया करना। और ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी शिक्षा देकर लड़की को ससुराल विदा किया गया था। मन्नू के पिता अपनी बड़ी अनपढ़ बहू को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बहू ने साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। खैर, एक दिन मन्नू के पिता ने मन्नू से कहा, बेटा, बहू से कहो यहाँ आकर हम लोगों के साथ बैठा करे। वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उसे कुछ ज्ञान और संस्कार की बातें हम सिखाएं, जिससे उसके अंदर कुछ अच्छे संस्कार आ सकें, ताकि वह अपनी होने वाली संतान को भी अच्छे संस्कार दे सके। लेकिन इस बार जो मन्नू की बहू ने जवाब दिया, उसे सुनकर घर वाले सब दंग रह गए। उसने मन्नू से कहा, मैं क्यों जाकर ससुर जी के पास बैठूं? मैं इनकी बहू लगती हूँ। कौन सा ससुर अपनी बहू को अपने पास बुलाकर बिठाता होगा? क्या वो मेरा मुंह देखना चाहते हैं? बताओ तो मुंह खोलकर आ जाऊं सामने, यही चाहते हैं ना वो? बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? वह कोई वस्तु तो थी नहीं जो कि उसे बदल देते। अब वह जैसी थी उसे निभाना तो था। खैर, उस दिन के बाद किसी ने भी उससे शिक्षा संस्कार संबंधी कोई बात नहीं की। मन्नू की शादी वाले दिन बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचते भयंकर आंधी आ गई थी। लड़की के द्वार पर खड़ा हुआ बहुत पुराना वृक्ष अचानक जड़ से उखड़कर गिर गया था। मन्नू की पगड़ी में लगी कलंगी आंधी में न जाने कहाँ उड़ गई थी, किसी को पता नहीं चला। तूफान की वजह से शादी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। तूफान थमने के बाद जैसे तैसे शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ गया था। शादी होने के बाद बारात वापस लौटकर आई। फिर बहू ने ससुराल में आकर जैसे ही अपने कदम घर की दहलीज के अंदर रखे, वैसे ही फिर से आंधी आनी शुरू हो गई। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये सारी घटनाएं भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना का संकेत दे रही थी। प्रकृति भविष्य में घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत पहले देने लगती है, लेकिन आज का मनुष्य अपने अहंकार, रीति रिवाज और लोक लाज के भय से वह सारे कार्य करता चला जाता है जिसके लिए प्रकृति उसे बार बार रोकती है। उस समय मन में आने वाले हर बुरे ख्याल को नज़रअंदाज करते हुए शादी का कार्य संपन्न किया गया था। जब कंगन खुलने का टाइम आया तो अपनी पत्नी का हाथ में बंधे हुए कंकन की हर गांठ को मन्नू ने बड़े धैर्यपूर्वक खोल दिया था। लेकिन जब मन्नू की पत्नी की कंगन खोलने की बारी आई तो कुछ देर कोशिश करने के बाद जब वह कंगन की गांठ ना खोल सकी तो उसने झुंझलाहट में आकर कंगन को दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। यह सब देखकर पास में खड़ी हुई एक रिश्तेदार महिला ने कहा, आज इसने कंकन तोड़ा है, ऐसे ही एक दिन यह मन्नू को भी तोड़कर रख देगी। उस समय उस महिला की सभी बातें सबको बहुत बुरी लगी थी। उस समय सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए
विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। पूर्व जन्म के किसी अच्छे कर्म के फल स्वरूप अनीता को पढ़ा लिखा, सुंदर, संस्कारी और पत्नी से प्रेम करने वाला पति, कुलीन ससुराल और सीधा सादा परिवार मिला। वहीं अनीता अनपढ़, बहुत ही झगड़ालू, ईर्ष्यालु और कंजूस थी। अनीता मन्नू की पत्नी का नाम था, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े शुरू हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर अनीता ने घर में कलेश शुरू कर देती और घर छोड़कर चले जाने की धमकी देती। दरअसल अनीता शुरू से ही अपने पति के साथ अकेली रहना चाहती थी। सास, ससुर, 4 ननंद और एक देवर उसे बोझ की तरह लगते थे। मन्नू का किसी के भी साथ उठना बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मन्नू अपनी बहनों के पास बैठता तो अनीता उसे ऐसे घूरती जैसे वह अपनी बहनों के पास नहीं, अनीता की सौतन के पास बैठा हो, और तब तक उसे घूरती रहती जब तक मन्नू वहां से उठ नहीं जाता। एक दिन मन्नू ने अपने दूसरे नंबर की बहन की सुंदरता की तारीफ कर दी। हमारे पूरे घर में अनीता, रीतू सबसे सुंदर है। हमारी रीतू बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। अपने पति के मुंह से ननंद रानी की ऐसी तारीफ सुनकर अनीता के कलेजे पर मानो सांप लौट गए हों। उसके चेहरे पर रीतू के प्रति मन में चल रहे ईर्ष्या के भाव साफ झलक रहे थे, पर वह उस समय अपने मन के भावनाओं को मनी मन दबा गई और कुछ ना कह सकी। लेकिन उसी रात में अनीता ने मन्नू के कानों में न जाने कौन सा मंत्र फूका। अगली सुबह ही मन्नू अनीता की सुंदरता की डींगे मारने लगा। वह अनीता की तुलना श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रेखा जैसी खूबसूरत हीरोइनों से करने लगा, जो कि सचमुच बहुत बड़ी बात थी। मन्नू की बातों से बहनों ने समझ लिया कि लगता है कल की बात पर रात में भैया भाभी में जो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। भैया के कान टाइट किए होंगे भाभी ने, इसलिए आज वह ऐसा बोल रहे हैं जो उनसे बुलवाया जा रहा है। खैर, इस बात पर बहनों ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी भाभी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई ईर्ष्या को भाप रही थी। हालांकि पति और पत्नी की तारीफ करे, यह अच्छी बात है कि पति अपनी पत्नी की तारीफ करनी भी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर पत्नी पति से अपनी झूठी तारीफ करवाए तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य रहता है, किसी के कहने से बदल नहीं जाता। अब इतना तो साफ हो चुका था, अनीता किसी की भी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मन्नू और अनीता की जोड़ी ऐसी थी, अगर वे दोनों कहीं साथ में जाते तो देखने वाले अनीता को मन्नू की भाभी समझने लगते, और जब लोग अनीता को आरती की सबसे बड़ी ननंद के साथ देखते तो लोग अनीता को आरती की माँ समझते। हालांकि अनीता कदकाठी और उसके हाथ पांव देखने में अच्छे थे, पर वह पहन ओढ़कर घूंघट मारकर खड़ी होती तो मन्नू और अनीता की जोड़ी खूब जमती थी। लेकिन चेहरे पर से घूंघट हटने के बाद वह अपने पति की उम्र में काफी बड़ी दिखाई देती थी। उसका और उसके सामने के टूटे एक दांत की वजह से वह हंसते समय और अजीब लगती थी, पर फिर भी वह अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती थी। वह अपने गोल मोल हाथ पांव और अच्छी कदकाठी के घमंड में ससुराल के हर सदस्य में कोई ना कोई शारीरिक कमी निकालती रहती थी। हर दिन अपनी सास, ननंद, यहाँ तक कि अपने पति में भी कोई ना कोई खोट निकालकर खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने में लगी रहती थी। अनीता ससुराल में भले ही किसी को पसंद नहीं करती थी, फिर भी सबने उसे मन से स्वीकार किया था। गरीब घर की लड़की थी और अनीता के मायके में शादी से भले ही ज्यादा कुछ नहीं मिला था, पर फिर भी सुनीता ने अपनी बहू के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। पति और रिश्तेदारों के विरोध के बाद भी सुनीता ने अपनी बहू के ऊपर से नीचे तक जेवरों से उसे लाद दिया था। ननंद तो अपनी भाभी को अपनी सहेली की तरह मानती थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात अपनी भाभी के साथ शेयर करती थी, यहाँ तक कि अपनी टॉफी, चॉकलेट और सब चीज अपनी भाभी के साथ शेयर करती। देवर तो अभी 5 साल का बच्चा था, उसे तो अभी सही गलत, अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं था। अनीता का पति तो अनीता पर जान लुटाता था। वह अनीता को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अनीता के सामने हो या पीछे कभी उसकी बुराई ना तो खुद करता था और ना ही अनीता के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था। वह अनीता की हर छोटी मोटी खुशी का ख्याल रखता था। फिर भी ना जाने क्यों अनीता ने किसी के प्यार की कदर नहीं की, कभी किसी को अपना नहीं समझा। उसके मन में हमेशा सौतेलेपन का भाव रहा। जब अनीता अपने मायके जाती तो उसे विदा कराते समय सुनीता एक माँ की तरह अपनी बहू के दोनों हाथों को चूमती, तो इस पर भी अनीता कहती ड्रामा करके दिखाती है। अरे वह तो सुनीता थी जो सौतेली होने के बावजूद भी अपनी बहू पर माँ की तरह प्यार लुटाती थी।
वरना उन बहुओं से पूछो जिनकी सगी सास होते हुए भी कभी अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ तक नहीं फेरती। पता नहीं अनीता के मन में क्या चल रहा था, जिसने अनीता पर इतना ज्यादा प्यार लुटाया, उतना ही अनीता ने उनका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद अनीता जल्दी गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसने जो मन्नू के पिता ने मन्नू को समझाया कि बेटा अब तुम पिता बनने वाले हो, कल को बच्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए अब तुम अपनी नौकरी के बारे में सोचो। अब इस तरह घर पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तो इस बार अनीता ने कहा कि शादी के बाद नौकरी ठीक नहीं रहती। दरअसल अनीता सोचती थी कि जब मेरे ससुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ननिया ससुर प्राइमरी से रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है, तो फिर मेरे पति को नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। अनीता नहीं चाहती थी कि मन्नू कहीं घर से बाहर जाए। वह चाहती थी उसका पति हर समय उसके पास बैठा उसकी सूरत निहारता रहे, उसे प्यार करता रहे। अनीता की सोच जो बिल्कुल बेतुकी सोच थी, क्योंकि व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसे कभी भी बैठकर हराम की नहीं खानी चाहिए। ऐसी सोच व्यक्ति को निकम्मा, निठल्ला और हरामखोर बना देती है। इसके अलावा मन्नू अपने पिता की इकलौती संतान नहीं था। मन्नू के अलावा उसके पास अभी 4 बेटियां और एक बेटा भी था, लेकिन शायद अनीता को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे तो शुरू से ही अकेला माल ढकेला की आदत जो थी। शादी के बाद मन्नू ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद सा कर दिया था। किसी विशेष काम के लिए ही वह घर से बाहर निकलता था। एक दिन मन्नू के पड़ोस के दोस्त मन्नू से मिलने के लिए उसके घर आए। उन्होंने कहा, यार मन्नू, अब तो तुम बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। शादी से पहले तो तुम घंटों हम लोगों के साथ बिताया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम हम सबको भूल गए हो। एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, यार मन्नू ज्यादा जो चुलगुस्सू मत बनो, कभी तो घर से बाहर निकला करो। दोस्तों की यह बातें अनीता को मानो तीर की तरह चुभ रही थी। अब तो वह एक सेकंड के लिए भी उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि मन्नू उसे एक पल के लिए भी कहीं छोड़कर जाए। दोस्तों के जाने के बाद अनीता ने मन्नू की बहुत अच्छी तरह से उसे समझा दिया कि आज के बाद इन लोगों की शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, और ना ही तुम इन लोगों से अब कोई मतलब रखोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ औरतें अपने पति को हर टाइम अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती उनके पति उनके अलावा किसी और से मतलब रखें। वो अपने पति पर सिर्फ और सिर्फ अपना एकाधिकार रखना चाहती हैं। अनीता भी उनमें से एक थी। अरे जानवर भी एक खुंटे से बंधा बंधा थक जाता है, उसका भी दिन में कम से कम 1-2 बार खुंटा बदलना पड़ता है। तो फिर मन्नू तो एक इंसान था, और इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है। एक व्यक्ति समाज में रहकर ही अच्छी प्रकार से जीवन जी पाता है। अनीता जैसी औरतें एक अच्छे भले व्यक्ति को उसके परिवार और बाहरी समाज से दूर करके एक घुटन भरी जिंदगी देकर जल्दी ही उसे काल का ग्रास बना देती हैं। कहते हैं शादी के बाद बेटी ही नहीं बेटा भी पराया हो जाता है। जो बेटा शादी से पहले माँ बाप भाई बहनों के लिए जान निछोवर करता था, वही बेटा शादी के बाद किसी और की जान बन गया। जो बेटा शादी से पहले माँ के आंचल की छांव में रहता है, शादी के बाद उस बेटे को पत्नी के आंचल की खुशबू लुभाने लगती है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं कहीं दीवारें भी चलने लगती हैं, तो इंसान की क्या औकात है। मन्नू भी तो एक इंसान ही था। अनीता जिस तरह दिन रात मन्नू के कान भरती रहती, आखिर कब तक उसकी बातों का मन्नू पर असर नहीं होता। अनीता जिस तरह हर दिन एक नया त्रिया चरित्र करके दिखा रही थी, उसके दुष्प्रभाव से मन्नू आखिर कब तक अछूता रह सकता था। और फिर मन्नू ने इस उम्र में भी एक कच्चे के घड़े के समान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सहज ही उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेता था। मन्नू अक्सर जो अनीता मन्नू को सौतेलेपन का पाठ पढ़ाकर उसकी माँ सुनीता के खिलाफ भड़काती रहती थी। जब सुनीता अपने छोटे बेटे परवीन के लिए स्वेटर बुनती, तो अनीता मन्नू से कहती थी, मम्मी जी ने तुम्हें कभी अपने हाथों से स्वेटर बुनकर पहनाए हैं। तब जो सुनीता एग्जाम के लिए जाते समय परवीन को तिलक करके दही शक्कर खिलाकर भेजती, तो अनीता मन्नू से कहती, मम्मी जी ने तुम्हें कभी परीक्षा के लिए जाते समय तिलक लगाकर या दही शक्कर खिलाकर भेजा है। जब सुनीता ने अनीता की ऐसी भड़काऊ बातों को सुना, तो उसने अनीता से कहा, हाँ मैंने कभी कुछ नहीं किया ही नहीं, तुमने ही तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है अनीता।
सुनीता प्रतिवर्ष अपने साथ साथ अनीता के लिए भी गर्मियों के मौसम में कंफर्टेबल रहने वाले कॉटन की साड़ियाँ, करवा चौथ पर भी साड़ी खरीद कर लाया करती थी। इसके बावजूद भी अनीता कहती, शादी के बाद मेरे लिए कभी साड़ी नहीं खरीदी गई। जब अनीता ऐसी भड़काऊ बातें करती तो सुनीता भी उसका खुलकर विरोध करती थी। ऐसी बेतुकी बातों को लेकर आए दिन सास बहू में झगड़े होते रहते थे और अनीता तुरंत अपने मायके फोन लगाकर अपनी गलतियों को छुपाकर सीधा ससुराल वालों पर आरोप लगाती कि मुझे यहाँ बेवजह परेशान किया जा रहा है। अनीता अब तक इतना तो समझ चुकी थी, वह अपने भोले भाले पति को बड़ी आसानी से मूर्ख बना सकती है। आप किसी भी इंसान को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन ईश्वर को कभी नहीं। वह आपके हर किए का हिसाब रखता है और सही समय आने पर सूद समेत हिसाब चुकता भी करता है। जहाँ एक तरफ सुनीता को साफ सफाई से रहना अच्छा लगता था, अच्छा पहनना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ अनीता को घर की साफ सफाई करने की तो बात दूर, वह कभी खुद भी सच संवर कर साफ सफाई से नहीं रहती थी। इस बात पर दोनों सास बहुओं में कभी नहीं बनती थी। दरअसल अनीता अपने मायके में कच्चे घर में रहती थी। उसने शुरू से ही अपने भाइयों के साथ खेतों में काम किया था। इसके अलावा अनीता के घर में 10 भैंसें थी, जिनका सारा काम भी अनीता अपने भाइयों के साथ मिलकर करती थी। अनीता को ये सारे काम करना अच्छा लगता था। वह वापस उसी माहौल में जाना चाहती थी, कभी खेतों में तो कभी ट्यूबवेल पर, कभी अपने आस पड़ोस के घरों में। वह स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाली और अपने घर की तिजोरी की मालकिन रही। अनीता को ससुराल की 4 दीवारी, ससुराल का अनुशासन और वहाँ के तौर तरीके, सबसे बड़ी बात साफ सफाई को लेकर आए दिन सौतेली सास से मिलने वाले तानों से अनीता का अब उस घर में दम घुटने लगा था। जैसा कि अनीता पहले से जानती थी, उसे मन्नू के नाना नानी के पास रहना है, इसलिए अब वह जल्दी से जल्दी ससुराल का घर छोड़कर नाना नानी के घर जाना चाहती थी। त्रिया चरित्र करके दिखाना स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा हथियार, आंसुओं का इस्तेमाल करके अपने पति से अपनी इच्छाओं को, गलत बात को भी मनवाना, किसी और के सामने इमोशनल करके ड्रामा दिखाना, उसे बेवकूफ़ बनाना, यह सब करना अनीता के बाएं हाथ का खेल था। और यही सब चरित्र रचकर अनीता ने मन्नू को अपने साथ नाना के घर चलने के लिए तैयार कर लिया। सुनीता ने साफ सफाई को लेकर घर में थोड़े अलग नियम बना रखे थे। वह नहाने के बर्तन अलग, कपड़े धोने और पोछा लगाने के लिए अलग बर्तन रखती थी। एक दिन बाथरूम की सफाई करते समय अनीता ने जो गंदा मग्गा नहाने के भरे रखे अच्छे बर्तनों में डाल दिया था, जिसे देखकर आरती ने अनीता से कहा, भाभी तुमने यह गंदा मग्गा नहाने की साफ बाल्टी में क्यों डाल दिया? अब इस बाल्टी को मांज के साफ करना पड़ेगा। आरती का इतना कहने की देर थी कि अनीता आग बबूला हो उठी। उसने मन्नू से कहा कि अब तक तो तुम्हारी मम्मी जी मुझे ताने मारती रहती थी और अब इन लोगों ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी नाना नानी के घर लेकर चलो, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर उनके साथ मायके चली जाऊंगी। इतनी छोटी सी बात का बवाल बनाकर अनीता ने इस देहरी पर कभी लौट कर न आने की धमकी देकर मन्नू के साथ उसके नाना के घर चली गई। यह अनीता की जीत की पहली सीढ़ी थी। नाना के घर पहुंचकर अनीता ने अपने ससुराल वालों पर वो गहरे आरोप लगाए जो कभी हुआ ही नहीं था। नाना के घर पहुंचते ही अनीता ने इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया था। उसने मन्नू की नानी से कहा, नानी जी मुझे मम्मी जी ने यह कहकर घर से निकाल दिया, चल निकल यहाँ से, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, ना इस प्रॉपर्टी पर तेरा कोई हिस्सा है। और जो शादी में मेरे घर वालों ने दहेज में 1 लाख रुपए देने की बात कहकर उसकी जगह 41,000 दिए थे, उस बात को लेकर भी मुझे परेशान किया गया है। और नानी जी मम्मी जी का तो छोड़ो, मुझसे उनमें इतने छोटे ननंद और देवर तक का बर्ताव मेरे प्रति अच्छा नहीं है। लेकिन नानी जी आपको मेरी कसम, आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। आप नानी जी तक को कुछ नहीं बताएंगे, नाना जी तक को भी। नानी आपको देख लो, मेरी कसम है, मेरे नसीब में जो कुछ है मैं उसे चुपचाप सह लूँगी नानी जी। मगर मम्मी जी मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहती तो ना दें, मैं बिना प्रॉपर्टी के रह लूँगी, मुझे उनका कोई लालच नहीं है नानी जी। वो मुझे प्रॉपर्टी मुझसे छीन सकती हैं, लेकिन मेरा नसीब का नहीं। नानी जी मैंने बस आपको अपना समझकर अपने दिल की हर बात आपसे कह ली है, मेरा मन हल्का हो गया है, लेकिन आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। ऐसी बातें करके अनीता नानी की नज़रों में खुद तो महान बन गई
और उनके मन में उनकी बेटी और उसके बच्चों के प्रति नफरत के बीज बो दिए। और साथ ही उसने नानी को अपनी कसम देकर जो बाध्य भी कर दिया ताकि उसकी कही हुई मनगढ़ंत कहानियाँ ससुराल तक ना पहुँच जाएं और वह नानी की नज़रों में महान बनी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि एक बुरा व्यक्ति अच्छाई का लिबास ओढ़कर आखिर कब तक अच्छा बन के रह सकता है। धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगती है। ठीक उसी प्रकार अनीता भी आखिर कब तक अच्छाई का लिबास ओढ़कर रह सकती थी।